आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई। मैं इंसानियत के नाते पे इनके साथ हूँ, क्योंकि आपने देखा ये जो गरीब से गरीब तर दिल्ली में जो तो बड़े आदमी का बच्चा तो नहीं बनता या बच्ची नहीं बनती, ये बहुत गरीब होते हैं, चाहे PHE हो, एस्टेट्स हो, RNB हो, हेल्थ में देखा होगा आपने, या स्कूल में देखा बहुत ही बूढ़ी औरतें अभी भी खाना पकाती हैं। एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे, क्योंकि पुल जो है उस वजह से थोड़ी देरी हो गई। और पिछली बार मैं आई थी तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में अदालत के बाहर आपसे बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग उसको भी बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। आज मैंने कहा आपसे यहाँ मिल के बात की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहाँ बाइकआउट होता था वहाँ भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी, लोग बहुत तंग आ गए थे बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोज़र चलता था, जहाँ किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि NC कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली, मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कैंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहाँ थे, तो कहते हैं PDP BJP। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं PDP। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं PDP। राशन देंगे फ्री, तो PDP। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी ज़बान पे सिर्फ PDP का नाम आता है, सिर्फ PDP जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिस पे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ PDP BJP, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ PDP BJP। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में PDP के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे। मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, DG को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। क्योंकि मैंने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा नहीं। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है, और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हम मजबूर होकर अदालत चले गए।
हम मजबूर होकर असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो। जिनको इन्होंने कहा था कि जो सरकारी ज़मीनों में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने छोटे घर बनाए हुए हैं, तो उनको हम मालिकाना हुकूक देंगे, आज उनको कहते हैं कि आप लैंड ग्रैबर हो, आप ज़मीन चोर हो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी नाकामी होने के बावजूद जो है, 1 साल पूरे हर महाज पे फेल होने के बावजूद कब तक उमर साहब दुनिया में हर जगह प्रोपागंडा पीडीपी बीजेपी करेंगे। जहाँ तक लैंड ग्रैबिंग का सवाल है, जब यहाँ सैलाब आया था मैं गई थी, मैंने देखा यहाँ लोगों ने नालों के अंदर, यहाँ मैं गई थी सिटी में, वो कौन सा लैंड ग्रैबर है जो नाले में 5 मरले 6 मरले पे अपना कोठा खड़ा करेगा जिसको दरिया ने बहा के लिए। लैंड ग्रैबिंग अगर आपको देखनी है, उमर साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने बिल लाया, वो भी आपकी एश्योरेंस पे लाया कि जब आपने कहा हमें वोट दो, आप जो प्रो पीपल बिल लाओगे, राज्यसभा में हमने वोट दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डेली वेजर का बिल था, चाहे वो लैंड का ओनरशिप का बिल था। अगर आपने वाकई उमर साहब लैंड ग्रैबिंग की बात करनी है, तो बटंडी में जंगल की जो लैंड है, उस लिस्ट में किसका नाम था? उनको बताना चाहिए लोगों को। जंगल की जो लैंड ग्रैबिंग हुई, जो ज़मीनी कब्जा जंगल में हुआ, उसमें किसका नाम था? किसने वहाँ लैंड ग्रैब की है? किसने जंगल की ज़मीन में मकान बनाए हैं? अगर लैंड ग्रैबिंग, गरीब क्या लैंड ग्रैब करेगा? गरीब 4 मरले 5 मरले 10 मरले मकान बनाता है। अगर आपको लैंड ग्रैबिंग देखनी है तो गुपकार रोड में देख लीजिए, जो सरकारी ज़मीन है, जो कस्टोडियन की ज़मीन है, जो 2 कनाल 3 कनाल में शुरू होगी 75-76, जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शुरू होगी 3-4 कनाल से आज 100 कनाल तक पहुंची है वो लैंड। तो यहाँ के लोगों को बजाय इसके कि आप उनको किसी किस्म का आराम दे, उनको बिजली चोर बुलाना, क्योंकि वो कहते हैं मीटर मत लगाओ, हमारे फ्री बिजली दो। वो कहते हैं, वो आप उनको कहते हो कि आप ज़मीन चोर हो, क्योंकि गरीब लोग कहते हैं कि अगर मेरा 2 मरले 10 मरले पे मकान है, मुझे हुकूक दो। तो मैंने सोचा कि मैं आप पे इस पे बात करूं कि आज उमर साहब इतने बड़गाम जाते हुए इतने ज़्यादा वो बौखला गए हैं कि वो, मतलब कहते हैं ना, एक मुर्दा जानवर का दूध पीना बार बार, जो विपिंग द डेड हॉर्स। कब तक वो पीडीपी बीजेपी करते रहेंगे? आखिरकार उनको अपनी साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए। आज तो पीडीपी बीजेपी सरकार में नहीं है, 10 साल 12 साल हो गए उसको। आज उन्होंने इस 1 साल में क्या किया? आज बार कहती है कि हमने लगाया है और पक्का भी हम ही करेंगे, पर आज तक देखिए डेली वेजेस का जहाँ तक सवाल है, मैंने अपने वक्त में उनका बायोमेट्रिक करवाया था। हमने 520 ही था, SRO 520, 1 लाख लोग डेली वेजर रजिस्टर, उस वक्त मेरे ख्याल में कोई लाख के करीब डेली वेजर रजिस्टर भी किए थे, फिर सरकार गिर गई। मैं इंसानियत के नाते पे इनके साथ हूँ, क्योंकि आपने देखा ये जो गरीब से गरीब तर, डेली वेजर तो बड़े आदमी का बच्चा तो नहीं बनता या बच्ची नहीं बनती, ये बहुत गरीब होते हैं, चाहे PHE हो, एस्टेट्स हो, RNB हो, हेल्थ में देखा होगा आपने, या स्कूल में देखा, बहुत ही बूढ़ी औरतें अभी भी खाना पकाती हैं, झाड़ू लगाती हैं और डेली वेजर हैं। तो इंसानियत के नाते पे हमने इनके लिए एक बिल लाया था कि भाई इनको आप रेगुलराइज कर लीजिए, मगर उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया। ये एक इंसानी इशू है। मेरी गुजारिश भी होगी उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप इनको, अगर आप नया SRO नहीं लाना चाहते हैं, हमने जो SRO लाया था उसी के तहत आप इनको रेगुलराइज करें। महबूबा जी, बिहार इलेक्शंस में अब महबूबा जी बिहार के इलेक्शंस में अब धर्म के साथ मिलिटेंसी भी आ गई, और गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है कि जितने भी मिलिटेंट मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं वो एक ही धर्म क्यों होते हैं। और उन्होंने साथ में इसका पहलगाम का भी रेफरेंस दिया है कि पहलगाम में जिस तरह से जो कुछ हुआ वो भी एक धर्म और उसके मकसद से जुड़ा हुआ था। क्या कहेंगे? गांधी जी को किसने मारा था? 1 मिनट, गांधी जी को किसने मारा था? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? मुझे बताइए, वो कौन थे? और आज भी गांधी जी के फोटो को कौन सी सबसे बड़ी जो टेररिस्ट है गोली मारती है, जो पार्लियामेंट में पहुंची? ये गिरिराज जी को मेरी तरफ से उससे जब सब जवाब देंगे वो कौन था, उनका नाम क्या था, उसके बाद वो बात करें। आपने कहा कि फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा जो है वो कई सारे
वहीं क्या लगता है कि बठिंडी में किसी एक्स मिनिस्टर ने जो है वो उस पर कब्जा किया है? इस पर देखिए, क्या- मैंने उमर साहब ने जब हमने वो बिल लाया, हमने कहा जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, 20-30 साल से कहीं उन्होंने 2 कमरे कमरा बनाया है, उनको मालिकाना हुकूक दे दीजिए जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो उमर साहब ने कहा मैं लैंड ग्रैबर्स यानी ज़मीन चोरों को ज़मीन नहीं दूंगा। मगर ज़मीन चोरी की सबसे बड़ी मिसाल आपको बटंडी में मिलेगी, जिसमें इनके भी उस लिस्ट में इनका भी नाम है। फारूक साहब ने जब मकान बनाया था उसका भी नाम है। आप देखिए गुप्का रोड, जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ तो लगता था लोगों को पता नहीं अब कितने बड़े बड़े काम होंगे। जो सबसे बड़ा काम उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने किया, गुप्का रोड कश्मीर की सबसे बढ़िया ज़मीन मानी जाती है। उसको, उसमें कस्टोडियन लैंड था, गवर्नमेंट लैंड था, मेरे ख्याल में 1 रुपये 1 कनाल लीज कर दिया अपनी फैमिली को। और अगर उस वक्त वो 4 कनाल या 5 कनाल थी, इस वक्त वो लैंड 100 कनाल उनके पास है। तो अब बताइए लैंड ग्रैबर कौन है सबसे बड़ा? महबूबा जी, एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह ये पुल जो है उस वजह से थोड़ी देरी हो गई, और पिछली बार मैं आई थी तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में अदालत के बाहर आपसे बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग उस वक्त भी बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। आज मैंने कहा आपसे यहाँ मिल के बात की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहाँ बाइकआउट होता था वहाँ भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी। लोग बहुत तंग आ गए थे बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोज़र चलता था, जहाँ किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली, मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है, और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कैंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहाँ थे? तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी ज़बान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिस पे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। नहीं तो उमर साहब ने उसको क्या किया? उमर साहब ने इस वक्त तो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, ये कहते हैं कि भाई कोई मिलिटेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो हैं एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हो रहे हैं। तो मुझे बताइए तब उमर साहब ने क्या किया? उन्होंने शोर उठाया, उन्होंने मुझसे पूछा
उनको मुझसे पूछते तो मैं उनको सबूत भी दे देती उस वक्त। आज तो कोई सबूत नहीं है, आज तो जस्ट जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर एक ही है। वो ऑर्डर निकालते हैं और उमर साहब चूं तक नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो बात करें ना। वो अपने एडवाइज़र जिनको बनाना है उसके लिए तो एलजी साहब के साथ वो रोज़ झगड़ा करते हैं कि वो इनको मिनिस्ट्रियल स्टेटस देना चाहिए। ट्रांसफ़र, छोटी छोटी ट्रांसफ़र के लिए झगड़ा करते हैं कि मैं ट्रांसफ़र करूँगा, एलजी ऑफिस नहीं करेगा, उसके लिए लड़ते हैं। तो ये जो मुलाजिम निकाले गए हैं इनके लिए भी लड़ना चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती ने किसी को टर्मिनेट किया है तो उसमें वजह रही होगी, मगर आज कौन सी वजह है? और क्या उमर साहब ने उस वक्त मुझसे सवाल किया आप ऐसा क्यों कर रही हो? नगरोटा में सवाल मेरा आपसे रहेगा। उमर साहब ने जी महबूबा मुफ्ती जी, एक इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बार बार लगाया जाता है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात पीडीपी भी कहती है और स्वयं आप भी कहती हैं, उस पर आपका क्या जवाब? मैंने कहा ना, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। कोई मुर्दा जब कोई हो जानवर चला जाए तो उसका दूध होते रहते हैं, ये एक ही बात कहते रहते हैं। इनको पूछिए कि आपने कहा था मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, फ्री बिजली दूंगा, कहाँ है? आपने कहा था 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, कहाँ है? आपने कहा था प्रिजनर्स को वापस लाऊंगा, कहाँ है? आपने कहा था मैं टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का रोकूंगा, कहाँ है? आपने कहा था 12 गैस सिलेंडर साल के फ्री दूंगा, कहाँ है? 10 किलो राशन फ्री दूंगा, कहाँ है? करप्शन खत्म करूंगा। आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा इस वक्त माइनिंग और दूसरे में जितनी करप्शन आज हो रही है ओवरऑल, शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी करप्शन नहीं। तो क्या किया इन्होंने? उमर साहब का कहना है कि डिस्ट्रक्शन की जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में जब भारतीय तब से शुरू हुई, उसमें कुछ चीजें उन्होंने गिनाई कि जीएसटी की शुरुआत आपने की, सीएसी एक्ट 2002 आप लोगों ने उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और 2016 की अनरेस्ट जो है वो आप लोगों की देन, और 2010 में जो मसिल में फेक एनकाउंटर हुआ, शुपियन में रेप और मर्डर हो गया 2 लेडीज़ का, उसके बाद 2010 का अनरेस्ट हुआ, उसके जिम्मेदार कौन थे? अफजल गुरु की फांसी का जिम्मेदार कौन था? महबूबा मुफ्ती में तो कोई फेक एनकाउंटर नहीं हुआ मेरे टाइम में। मेरे टाइम में तो कोई खुदा ना खास्ता एक बच्ची के साथ जाती होगी तो मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए। तो उमर साहब ने क्या किया? अगर आप इफ़ यू कीप ऑन बीटिंग द डेड हॉर्स, क्योंकि अगर उमर साहब के पास आज अपने 1 साल की कारकर्दगी के लिए कुछ कहने के लिए होता, उन्होंने कुछ किया होता, तो उनको महबूबा मुफ्ती का सहारा नहीं लेना पड़ता, पीडीपी का सहारा नहीं लेना। नगरोटा में स्पीच के दौरान उमर अब्दुल्ला साहब ने आवाम से कहा कि आप जो वोट देंगे वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी के लिए देंगे, सरकार बनाने के लिए। आपको नहीं लगता ये बड़ा रीजन है आवाम से वोट मांगने का? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब जिस तरह पिछले 1 साल में उन्होंने सरकार चलाई, नाकाम हो गए हैं। हर इशू पे खामोशी इख्तियार करते हैं, हर इशू में वो कहते हैं अपनी जो उनको अपने काम करने होते हैं वो करते हैं, मगर जो लोगों के काम है उसमें कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो इसमें इस वक्त उमर साहब बड़गाम का माहौल देख के, क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़गाम में लोगों की ज़बान पे एक ही बात है कि आप 1 साल कहाँ रहे उमर साहब? हमारी मुफ्त बिजली कहाँ है? हमारे मुफ्त गैस सिलेंडर कहाँ है? हमारे रोज़गारों का, नौजवानों का रोज़गार कहाँ है? तो अब वो थ्रेटनिंग करते हैं, यानी धमकी देते हैं कि अगर आपने सरकार के कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो फिर आप क्या करोगे? हम सरकार में हैं। तो लोग कहते हैं आप तो सरकार में 1 साल से हो, आपने कौन सा भला किया हमारा जो आप कहते हो ये सीट भी हमारी झोली में डाल दो? क्योंकि बड़गाम के लोग भी उनको कहते हैं आप 1 साल से एमएलए नहीं चीफ मिनिस्टर हो। तो चीफ मिनिस्टर बन के जब आपने हमारा भला नहीं किया तो आज आप कहते हो आप हमारे एमएलए को वोट दो, फिर वो मिनिस्टर बनेगा, तो वो क्या कमाल करेगा? उमर अब्दुल्ला इज थ्रेटनिंग, वो धमकी दे रहे हैं, सरकार को एक वेपन बना के, एक हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको वोट नहीं दिया, हम सरकार में हैं, पता नहीं क्या करेंगे। महबूबा जी, बिहार के इलेक्शन से और आप ये कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं मिल रही है, स्टेटहुड नहीं है, तो उसका कारण आप हैं। दूसरा आपने इल्जाम लगाया था सीएम उमर अब्दुल्ला पर कि वो दिल्ली जाते हैं, भाजपा से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट में आपको जवाब भी दिया है कि हमारा भाजपा के साथ कोई अलायंस नहीं है। देखिए, बात यह है कि उमर साहब को पीडीपी का भूत सवार हो गया है। उमर साहब को मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमात जो उनका बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकती है और प्रूव भी किया है वो पीडीपी, इसलिए उनको दाएं बाएं ऊपर नीचे पीडीपी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। नहीं तो हमारे पास 3 एमएलए हैं, असेंबली में हमारे रेजोल्यूशन, हमारे बिल्स
वही चलता है और तो कुछ नहीं चलता है। हमने लाया लैंड का बिल, हमने लाया कि फीस माफ़ होनी चाहिए, वन टाइम माफ़ होनी चाहिए गरीब लोगों की फीस, हमने लाया डेली वेजर्स का बिल, वक्फ पे हमने बिल लाया। तो सब कुछ तो पीडीपी 3 एमएलए लेके करती है, तो 3 एमएलए से इतना डर लगता है, वो सोचते हैं अगर चौथा भी आ गया तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए महबूबा जी, बीजेपी से कहा जा रहा है कि 2024 में उमर अब्दुल्ला वाज इन दिल्ली टू सीक एन अलायंस। अब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, आपको लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा? देखिए मुझे तो मालूम नहीं है। राणा साहब, अगर आप याद करेंगे, जो राणा साहब जो चले गए इस दुनिया से, उन्होंने कई बार जिक्र किया कि 2014 में वो और उमर साहब कई बार जो उस वक्त अमित शाह साहब होम मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे, कि उनके पास चले गए मिलने के लिए कि भाई हम रेडी हैं, आप जो कहोगे। ये राणा साहब के अल्फाज है, मैं इसमें खुद मैं नहीं जानती। मगर 370 ख़त्म करने से पहले 2 दिन पहले फारूक साहब, उमर साहब और जो इनके मेंबर पार्लियामेंट मोदी जी से मिले, वहाँ क्या बात हुई अल्लाह ताला जानता है। इसलिए इनका आपस में क्या किस्म से ताना बाना है, क्या है, वो मुझे मालूम नहीं। मगर अगर 1 साल की आप कारकर्दगी देखिए उमर साहब की, जो चीज़ें बीजेपी ने 2019 से इम्प्लीमेंट की वो आज भी चालू है और उमर साहब बात नहीं करते उनके। मैम, क्या आपको लगता है कि डेली वेजेस का जो मसला है, ये क्या सवाल हो, ये क्या सवाल हो गया, इतना आपने वो बांधी। बस ठीक है। और मैं उनको 3 साल 370 ख़त्म करने से हमने 12,000 नौजवानों के FIR वापस किए, हमने सीज फायर कराए, हमने 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए। यानी मैंने अपना एजेंडा चलाया, PDP का एजेंडा चलाया, सारे बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर, अरुण जेटली जी को लेके राजनाथ सिंह को और मिनिस्टर हुर्रियत के दरवाजे पे गए कि हमसे बात करो। ये हमारी उस वक्त की अलायंस थी। आपको लगता है, तो आपको लगता है ये पूर्ण राज्य का दर्जा, जो आप लोग जो बात कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, बिना बीजेपी सत्ता में आए हुए आप लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे पाएगी? मैं पूर्ण दर्जे की राजधानी की बात ही मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढो। जम्मू कश्मीर को आपने पिंजरे में बंद करा है, इसको हर तरफ से खोलो, चित्तगढ़ का रास्ता खोलो, करगिल अस्करदू खोलो, जम्मू कश्मीर को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया बना, फिर कश्मीर जाओ, फिर यहाँ करगिल से, फिर ले से, ताकि जम्मू कश्मीर सांस ले सके, खुल के जी सके और तरक्की कर सके। ये मेरा कहना है। थैंक यू। गली गली जाके वहाँ जब लोग सवाल करते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों, मतलब इतना ताज्जुब की बात है। एक वजीर आला जो पिछले 1 हफ्ते से लेके अपने 30, 35, 40 MLA लेके बड़गाम में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि 1 सीट का सवाल है, सरकार नहीं बनानी पर 1 सीट का सवाल है। उस 1 सीट के लिए एक घर में उनके MLA इस वक्त जा रहे हैं, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर 1 साल में उनको 1 दिन टाइम नहीं मिला बड़गाम जाके लोगों का हाल पूछूं, उनसे बताऊं कि भाई मैंने आपकी सीट छोड़ दी, मगर मैं फिर भी मैं आपका MLA हूं, मैं आपका वजीर आला हूं। तो आज जब जवाब नहीं मिलता है तो PDP के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैंने यही बात आपसे कर दी थी। मुझे मेरा सवाल आपसे है, हाल ही में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में CM कहते कि